वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखो अपन लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्रों में थर्ड टाइप का निर्देश तंत्र पढ़ रहे थे, गोलीय निर्देश तंत्र। और गोलीय निर्देश तंत्र के लिए अपन ने स्केल गुणक की, अनुदिश एकांक सदिश की, किसी सदिश ए वेक्टर के घटक और उसके कोऑर्डिनेट्स का समीकरण अपन ने प्राप्त किया था। सबसे पहले मान लो उसके कोऑर्डिनेट वक्ररेखी निर्देश तंत्र के लिए, जैसे मान लो u1 u2 u3 है, यहां लिख देता हूं मैं। u1 की वैल्यू जो है इसमें होगी r, u2 की जो वैल्यू है इसमें होगी थीटा, और u3 का मान क्या होगा फाई, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है r, थीटा और फाई। फिर देखिए स्केल गुणक की जो वैल्यू है अपन ने निकाली थी 1, h1 की वैल्यू 1 निकाली थी पिछले वीडियो में, h2 की वैल्यू r और h3 की वैल्यू r sin थीटा। ओके, फिर अनुदिश एकांक सदिश के लिए अपन ने E1 कैप की वैल्यू जो है निकाली थी E r कैप, E2 कैप की जो वैल्यू है E थीटा कैप, एंड E3 कैप की जो वैल्यू है E फाई कैप। फिर देखिए किसी सदिश ए वेक्टर के घटक जो हैं, A1 की वैल्यू अपन ने निकाली थी AR, A2 की वैल्यू A थीटा और A3 की वैल्यू A फाई, AR, A थीटा और A फाई। ये अपनी जो इक्वेशन है इसके आधार पर अब अपन गोलीय निर्देश तंत्र के लिए क्या वैल्यू निकालेंगे, किसी अदिश फलन की प्रवणता, उसका डाइवर्जेंस, सदिश का ए वेक्टर डाइवर्जेंस की वैल्यू, और किसी सदिश ए वेक्टर के कर्ल की वैल्यू। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं प्रवणता का मान। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं वक्ररेखी निर्देश तंत्रों के लिए, वक्ररेखी निर्देश तंत्रों के लिए किसी फलन या किसी अदिश फलन फाई की प्रवणता, तो देखिए ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं यहां पर, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ये इक्वेशन थी अपनी। देखिए इस इक्वेशन से अब निकालेंगे अपन गोलीय निर्देश तंत्र के लिए, गोलीय निर्देश तंत्र के लिए प्रवणता। तो देखिए ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू, देखो E1 कैप की वैल्यू अपने क्या है E r कैप, E r कैप, H1 की वैल्यू है 1, फिर देखो डेल फाई अपॉन डेल U1 की वैल्यू है r, तो डेल फाई अपॉन डेल r प्लस E2 कैप की वैल्यू है E थीटा कैप अपॉन H2 की वैल्यू जो है अपने पास में r, डेल फाई अपॉन डेल U2 की वैल्यू है डेल थीटा। ओके, फिर देखिए E3 कैप की वैल्यू जो है E फाई कैप, H3 की वैल्यू है r sin थीटा डेल फाई अपॉन डेल फाई। अब देखो U3 की वैल्यू भी फाई है और ये अदिश फलन जो है वो भी फाई है, तो इसको थोड़ा ग्रेट लिख दो, इसका थोड़ा स्मॉल लिख दो। तो अपने पास में जो वैल्यू आई है उसको आप मैच कर सकते हो एक बार, कि जो ग्रेडियंट की वैल्यू आई है अपने पास में वो किसके लिए, गोलीय निर्देश तंत्र के लिए। सेकंड देखो, आप निकालोगे वैल्यू किसकी, डाइवर्जेंस। अब आपको पता है कि अपने को सबसे पहले वक्ररेखी निर्देश तंत्र के लिए डाइवर्जेंस की वैल्यू आना जरूरी है। अगर वक्ररेखी के डाइवर्जेंस की समीकरण अपने को याद नहीं है तो अपन गोलीय के लिए कैसे निकालेंगे। दूसरी चीज, अपने को जो इक्वेशन ये है 1, वो भी सभी के लिए आना जरूरी है, क्योंकि इसमें सभी की वैल्यूज पुट की हुई है, और वैल्यू नहीं आएगी तो अपने को अंदर फॉर्म के अंदर वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो अपने पास में डाइवर्जेंस जो मान निकाला था किसी सदिश ए वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस, तो लिखोगे आप, हम जानते हैं
डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1/h1 h2 h3। हम जानते हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों के लिए डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u2 a2 h1 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 h2। ओके, मैच करना है इस इक्वेशन को कि डाइवर्जेंस जो है अपना a3 h1 h2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन जो 2 है ये दिख रही है कंप्लीट, इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और लिखेंगे गोलीय निर्देश तंत्र के लिए डाइवर्जेंस का मान। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1/h1 h2 h3। देखिए h1 1 है, h2 r है और h3 की वैल्यू क्या है, r sin थीटा। तो देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये टोटल 1/r डॉट r sin थीटा r स्क्वायर sin थीटा। ओके, डेल अपॉन डेल u1 की वैल्यू है अपने पास में r, डेल अपॉन डेल r a1 की वैल्यू जो है ar है, ठीक है। h2 h3 की वैल्यू क्या है, r और r sin थीटा क्या हो जाएगी, r स्क्वायर sin थीटा, ठीक है। प्लस डेल अपॉन डेल u2 का मतलब है डेल अपॉन डेल थीटा, फिर a2 की वैल्यू a थीटा, ठीक है। फिर a2 h1 h3, h1 की वैल्यू 1 है और h3 का मान r sin थीटा, प्लस डेल अपॉन डेल फाई, a3 का मान है a फाई और h1 h2 का मान है r, डेल ar अपॉन डेल r r स्क्वायर साइन थीटा। अब ये जो टोटल अपनी इक्वेशन है इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए अपने पास में जो यानी कि जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में ये पार्ट जो है r के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, थीटा का जो पार्ट है इससे अगर इंटू करेंगे टोटल इक्वेशन को, थीटा का पार्ट कैंसिल हो जाएगा। आगे की अपनी जो इक्वेशन है वो थीटा के लिए ही डिपेंडेंट है, थीटा के सापेक्ष ही परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अंदर जो r का पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। थर्ड जो इक्वेशन है वो फाई के सापेक्ष चेंजेज होंगे, r और थीटा के सापेक्ष जो मान है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ओके, इसको सॉल्व करते हैं अपन। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, देखिए 1/r स्क्वायर साइन थीटा डॉट डेल ar अपॉन डेल r स्क्वायर साइन थीटा, ओके, प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल a थीटा अपॉन डेल थीटा r साइन थीटा, ओके, प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल a फाई अपॉन डेल फाई डॉट r। तो इस टोटल इक्वेशन में कैंसिल क्या हो रहा है उसको कैंसिल करो। देखो ये तो r के सापेक्ष अगर चेंजेस है तो केवल थीटा का पार्ट कैंसिल होगा, इसमें थीटा के सापेक्ष चेंजेस है तो किस वैल्यू कौन सी कैंसिल हो जाएगी, केवल r का एक पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि r का एक ही मान है, यहाँ पर केवल r की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो जो मान अपने पास में शेष रह रहा है उसको पुट कर दो ऊपर, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वेक्टर इक्वल टू यहां पर 1/r स्क्वायर डेल ए आर अपॉन डेल r कोष्टक r स्क्वायर प्लस 1/r साइन थीटा डेल a थीटा अपॉन डेल थीटा कोष्टक साइन थीटा। फिर देखिए प्लस 1/r साइन थीटा, r की एक पावर कैंसिल हो गई, डेल a फाई अपॉन डेल फाई। तो ये आ गया अपने गोलीय निर्देश तंत्र के लिए डाइवर्जेंस। अब अपन गोलीय निर्देश तंत्र के लिए क्या निकालेंगे, कर्ल की वैल्यू। तो देखिए आप लिखोगे, हम जानते हैं वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के लिए
किसी सदिश ए वेक्टर का कर्ल समीकरण जो निम्न है। देखो कर्ल ए वेक्टर क्या वैल्यू आती है आपको पता है, 1/h1 h2 h3 एंड देखो E1 कैप h1 E2 कैप h2 E3 कैप h3 एंड डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 A2 H2 एंड A3 H3। ओके, A1 H1 A2 H2 और A3 H3। अब देखो अपने पास में जो इक्वेशन है उसमें इक्वेशन 1 से क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का टोटल मान जो है वो यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये डाइवर्जेंस की इक्वेशन है, कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू 1/h1 h2 h3 की वैल्यू देखो r है h2 की और h3 की r साइन थीटा, क्या हो जाएगा एक साथ 1/r² साइन थीटा। ठीक है, फिर देखिए E1 कैप यानी कि ER कैप H1 की वैल्यू 1, E2 कैप E थीटा कैप H2 की वैल्यू R, तो R डॉट E थीटा कैप। फिर देखो H3 की वैल्यू क्या है, R साइन थीटा है और E3 कैप की वैल्यू क्या है, डॉट E फाई कैप। ठीक, डेल अपॉन डेल U1 का मतलब डेल अपॉन डेल R, डेल अपॉन डेल U2 का मतलब डेल अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन डेल U3 डेल अपॉन डेल फाई। A1 का मतलब AR, A1 H1 H1 की वैल्यू 1 है, A2 का मतलब A थीटा डॉट R, H2 की वैल्यू क्या है R, फिर देखो A फाई R साइन थीटा। ये जो इक्वेशन आई है वो अपने किसी सदिश ए वेक्टर के लिए किसका मान है, कर्ल का मान है। तो अपन ने विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया यानी कि बेलनी निर्देश तंत्र के लिए पढ़ लिया, और ये गोलीय निर्देश तंत्र के लिए भी, स्फेरिकल के लिए भी अपन ने पढ़ लिया। अब देखो अपने पास में जो निर्देश तंत्र थे सभी, उनके लिए अपन ने किस किस की वैल्यू पढ़ी है। इस यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट है उसके अंदर अपन ने डाइवर्जेंस की वैल्यू पढ़ी है, कर्ल का मान निकाला है और प्रवणता ग्रेडियंट का मान भी निकाला। तो आपको सबसे पहले तो डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट की वैल्यू आना जरूरी है, उसके बाद में आप तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए वैल्यू ज्ञात करोगे। ठीक है, आगे अपन एक देखो पार्ट पढ़ेंगे जैकोबियन, इसी यूनिट का पार्ट है आगे का, यानी कि जैकोबियन होता क्या है, दो स्वतंत्र चरों का किन्हीं दो फलनों के लिए अगर जैकोबियन निकाला जाए। तो एक छोटा सा टॉपिक है अपनी यूनिट फर्स्ट का, लास्ट टॉपिक है ये। देखिए वैज्ञानिक के नाम पर ही है इस टॉपिक का नाम, जैकोबियन। इसमें कि माना दो स्वतंत्र चर u v का जैकोबियन xm y के लिए निम्न है। देखो लिखने का तरीका यही होता है कि x और y का जैकोबियन निकाल रहे हैं, जैकोबियन जिसमें स्वतंत्र चर हैं u और v, यानी कि दो स्वतंत्र चर जो x ये u और v हैं वो x और y के क्या हैं, फलन है। इसमें अपन कह सकते हैं कि एक्स वाई के जैकोबियन को j ऑफ एक्स वाई से भी लिखते हैं, एक्स वाई के जैकोबियन को j ऑफ एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात नीचे लिखोगे कि x तथा y स्वतंत्र चर u v के स्पष्ट फलन हैं। इससे स्पष्ट क्यों रहा है कि x y स्वतंत्र चर u v के
फलन है। अब देखो एक बार x का u और v के सापेक्ष, फिर एक बार y का u और v के सापेक्ष, तो इसका ऐसे ही निकाला जाता है। पहले डेल x अपॉन डेल u करेंगे, u के सापेक्ष अगर अवकलन हो रहा है तो कांस्टेंट क्या है, v कांस्टेंट है। फिर एक बार डेल x अपॉन v के सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट क्या है, u कांस्टेंट है। फिर देखो ऐसे ही y का x के u के सापेक्ष करेंगे, सॉरी u के सापेक्ष करेंगे तो क्या कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। फिर y का किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष करेंगे तो फिर क्या कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है। और ये वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मान जो है देखो एक बार v कांस्टेंट वाला पार्ट भी ऐसे भी इसका कर सकते हो, एक बार x का u के सापेक्ष पहले, फिर y का u के सापेक्ष कर सकते हो, पहले x और y दोनों का u के सापेक्ष कर सकते हो, तो दोनों में क्या कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। और फिर y का x और y का फिर किसके सापेक्ष करोगे, v के सापेक्ष, डेल x अपॉन डेल v और डेल y अपॉन डेल v, तो दोनों में अब क्या कॉमन है, u कॉमन है। देखो जो वैल्यूज अपन इसके निकालेंगे, पहले x का u के सापेक्ष, फिर x का v के सापेक्ष, ठीक है, फिर y का u के सापेक्ष, फिर y का v के सापेक्ष, जो कांस्टेंट है वो लिखा हुआ है। तो ये फिर कह रहा है कि फिर ऐसे ही संभव नहीं है, ये गुणधर्म ऐसे भी माना जा सकता है कि x का पहले u के सापेक्ष, y का u के सापेक्ष, यानी कि किसी एक फलन का दोनों चरों के लिए एक साथ भी कर सकते हैं और दोनों चरों के लिए अलग अलग भी। ये जैकोबियन की परिभाषा है। और आगे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जैकोबियन के जो 2-3 गुणधर्म है, गुणधर्मों का मान। आज के लिए अपन इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।